हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। तो जितनी चीज़ें मैंने कवर करनी थी उतनी मैंने मोस्टली कर ली थी, बट एक दो चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर आगे वैदिक काल पे चलते हैं। यही सीक्वेंस है: हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर जैन धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ये सीक्वेंस है, तो उसी में चलेंगे। बट एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो मेन काम था उस समय के लोगों का, वो व्यापार था। व्यापार के अलावा ये लोग कृषि भी करते थे। तो मैं आपको कल बताना भूल के आज बताना चाहती हूँ कि कृषि में ये लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो फसलें में सबसे सिग्निफिकेंट फसल थी कपास, जो कि मैंने कल आपको बता दी थी। और कपास के लिए हमारा ये देश हमेशा से ही जाना जाता है। उसके अलावा क्या क्या उगाते थे वो आप लिख लो: गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। ठीक है, ये फसल उगाते थे। इन फसलों का ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता वालों को, राइट। उसके अलावा ये भी साक्ष्य मिले हैं कि ये पशुपालन करते थे। तो मेनली कौन कौन से पशु पालते थे? बैल, भेड़, बकरी। बैल, भेड़ और बकरी। एक चीज़ इसमें और थी, और जितनी चीज़ें मैंने लिखी बता ही दी आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो मैंने आपको बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इतने बीच का टाइम हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, तो जैसे 2500 से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम किसी की एज बताते हैं। अगर मान लो कोई 2000 में पैदा हुआ तो उसकी एज क्या हुई? 2000 से 2022, यानी कि वो 22 ईयर्स का हो गया। तो यहाँ पे 2000 कम है और 2022 ज़्यादा है, तो 22 ईयर्स का हो गया। बट ये ईसा पूर्व में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2500 से शुरू हुई और 1750 पे ख़त्म हुई। ये उल्टी कैसे? तो ये उल्टी ही गिनती चल रही है, ज़ीरो से पीछे जा रहे हैं। तो अगर आपने कभी ईसा पूर्व, जितना ईसा पूर्व लिखा हुआ है, जानना हो कि एक्चुअली कितने साल पहले की बात है। अगर मैं कहूँ हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई 2500 ईसा पूर्व, इतने साल पहले, तो 2500 ईसा पूर्व एक्चुअली कितने साल पहले? क्या मतलब है 2500 ईसा पूर्व का? तो इसको अगर हम आज की डेट से निकालें कि कितने साल पहले, तो हम ऐसे निकालेंगे कि आज हम कितने साल, कौन सी साल चल रही? 2022। 2022 को क्या करो, ईसा पूर्व के सालों में ऐड कर दो। ईसा 250, 2500 और 2022, 5 जब भी कभी निकालना हो कुछ ईसा पूर्व दिया हो अगर, और आपने क्लैरिटी चाहिए कि ईसा पूर्व तो दिया ठीक है, बट हम अगर आज से जोड़ें कि आज से कितने साल पहले, तो इसको कैसे करेंगे कि आप जितना भी ईसा पूर्व दिया है उसमें 2022 अभी चल रही है, 2022 जोड़ दो, तो ये पता चल जाएगा कि आज से कितने साल पहले की बात हो रही है। तो अगर 2500 में 2022 जोड़ दिया तो 4522, 4522 साल ये निकले हैं। आसान है। अभी 2022 चल रहा है और उसमें जितने भी ईसा पूर्व आप बता रहे हो वो जोड़ दो, बस टोटल साल निकल आएंगे। तो अगर 2500 ईसा पूर्व है और 2022 में जोड़ दिया, ये बना 4522। तो हम इसको रफली 4500 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4500। इसका मतलब ये हो कि हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी 4500 साल पहले। जब भी हम कभी बात करेंगे तो ये कहेंगे 4500 साल पहले शुरू हुई थी। ख़त्म कब हुई? ख़त्म होने का साल है 1750 ईसा पूर्व। और मैं इसमें 2022 जोड़ती हूँ। मैंने ये पहले कभी नहीं किया, अगर पहले किया होता तो मैंने भी रटा होता है, पर ये मैं फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया
कि अगर मुझे तो समझ में आता है ईसा पूर्व क्या है, पर अगर मैं बच्चों को समझाऊं तो क्या बोल के समझाऊं कि उनको समझ में आ जाए। कि मैं उनको बताऊं आज़ादी मिली 75 साल पहले, बोल सकते हैं, वो गिन सकते हैं 75 साल, ठीक है। हो सकता है किसी की दादा दादी 75 साल के हों भी, तो ये 75 साल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 साल पहले बोलो तो भी आसानी समझ में आता है, किसी को 2000 साल पहले बोलो तब भी समझ में आता है। बट जब बच्चों को ईसा पूर्व बोलो तो बच्चे फिर ना, या तो समझ में नहीं आता, समझ में भी आता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बहुत टाइम तक याद नहीं रहता। मैंने कहा थोड़ा आसान करते हैं। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए हो तो क्या क्या करेंगे, 2022 उसमें जोड़ देंगे। तो जैसे आपकी शुरू हुई थी हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व और ख़त्म हुई 1750 ईसा पूर्व में, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आज से 4500 साल पहले शुरू हुई। 4500 कहो या फिर ज़्यादा प्रिसाइज कहो तो 4522 साल पहले शुरू हुई, और 1750 में जब 2022 जोड़ेंगे तो आएगा 3772। तो 4522 साल पहले शुरू हुई थी हड़प्पा सभ्यता और 3772 साल पे ख़त्म हो गई। 3772 साल पहले ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आ गई थी और सब कुछ उसमें दब गया था, बह गया था, दब गया था, तो ख़त्म हो गई सभ्यता। तो ये आपकी शुरू कब हुई, 4522 साल पहले, और ख़त्म कब हुई, 3772 साल पहले। तो ये मैंने सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए समझाया है। बुक्स में हमेशा ईसा पूर्व लिखा रहता है, ईसा पूर्व, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका समय हो गया कि हड़प्पा सभ्यता 2500 साल ईसा पूर्व पहले शुरू हुई और 1750 ईसा पूर्व पे ख़त्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 1750 के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जब ये कहा जाता है कि सभ्यता ख़त्म ही हो गई थी, में भी कोई बचा हो तो इधर उधर बाढ़ में चले गए होंगे, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूर, फिर कभी दोबारा इधर आगमन हुआ होगा मानव जाति का। तो फिर दोबारा जो हम पढ़ते हैं अगला पीरियड जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं वो है वैदिक काल, और उसका जो टाइम है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इसको उस तरह से अगर समझें कि कितने साल पहले, तो 1500 ईसा पूर्व का मतलब है उसमें 2022 जोड़ लो, यानी 3522 साल पहले वैदिक सभ्यता शुरू हुई, और 600 और 2022 यानी कि 2622 साल पहले वैदिक सभ्यता के बाद फिर नई चीज़ें होना शुरू हो गई थी। पूरी तरह से तो वैदिक सभ्यता अभी भी हम ख़त्म नहीं कह सकते, आज भी बहुत से लोग वेदों को मानते हैं और उन्हीं चीज़ों को, जो वहाँ पे यज्ञ होते थे वैदिक सभ्यता में, जो हवन होते थे, जो भी अनुष्ठान थे, उन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन इतने टाइम तक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक एक्सक्लूसिवली वैदिक पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो अब वैदिक पीरियड की विशेषताएं क्या हैं हम उन पे बात करते हैं, ठीक है। तो पीरियड आप याद रखना, क्वेश्चंस में पीरियड भी आता है कि इस सभ्यता का क्या टाइम था, इस सभ्यता का क्या टाइम था। तो वैदिक सभ्यता का टाइम था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसमें वैदिक क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम वेदों की रचना हुई थी। कितने वेद हैं, वेद हैं 4। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये ज़्यादातर बच्चों को पता है। इन चारों वेदों में सबसे पहला जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहलाता है। तो ऋग्वेद की रचना पहले हो गई और बाकी तीनों वेदों की रचना बाद में हुई। तो उन्हीं वेदों की रचना के हिसाब से वैदिक पीरियड को भी 2 हिस्सों में बांटा। एक वैदिक काल सादा और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल, जो बाद के 3 वेदों की रचना हुई। पहले वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की हुई। तो ऋग्वेद बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उसमें बहुत सारी श्लोक हैं, मंडल हैं, सूक्त हैं, और उसमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में आती है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना।
ऋग्वेद के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पहले ये जानो ऋग्वेद में है क्या, सबसे प्राचीन है और उसमें है क्या। ऋग्वेद में पहले तो 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है ऋग्वेद। तो 10 मंडल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो तीसरा मंडल है, आप पाठ मान लो, तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, जो कि प्रेयर में अक्सर कराया जाता है। गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, ऋग्वेद से लिया गया है, उसके तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब 10 मंडल हैं, उसके अलावा वो और किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 10 मंडल के अंदर 1028 सूक्त हैं, 1028, इनको ध्यान रखना। 1028 सूक्त हैं जिनको कि श्लोक भी कहा जाता है, जिनको श्लोक भी कहा जाता है। उसके अलावा इसमें ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ हैं 10,462, मूल ऋचाएँ 10,462 ही हैं। और अगर टोटल ऋचाएँ पूछी जाएँ तो 10,580 हैं, 10,580 टोटल ऋचाएँ हैं। लेकिन उन 10,580 में से 118 ऋचाएँ रिपीटेड हैं, 118 ऋचाएँ रिपीटेड हैं। तो इसलिए जो मूल हैं वो 10,462 ही हैं ऋचाएँ। तो ऋग्वेद का ध्यान रखना, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं इसके अंदर। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। एक और जानकारी है जो ज़रूरी है देना कि ये जो चारों वेद हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो मैं पहले आपको, इससे पहले कि मैं और जाऊं बाकी वेदों पे, पहले ये बता देते हैं कि ये वेदों का नाम इसलिए आया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं। पर उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि ऐसा माना जाता है कि आर्य, वैदिक काल के लोगों को आर्य बोलते हैं, जो संस्कृत बोलते थे उनको आर्य बोलते हैं। और ये थ्योरी दी गई जिस टाइम पे अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा, उस टाइम ये थ्योरी दी गई कि ये जो आर्य हैं ये कहीं इंडिया के नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आए हैं, ठीक है। इस पे आज भी हमारे देश में वाद विवाद होता है, आर्य बाहर से आए, इस बात पे अभी भी वाद विवाद होता है। पर क्योंकि अभी तक वही थ्योरी चल रही जो अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाई, तो हम तो अभी वही बोलेंगे। तो विवादित है, लेकिन फिर भी जो अभी तक लिखा गया किताबों में यही है कि आर्य बाहर से आए। अब कहाँ बाहर से आए, इस पे 3 मत थे, 3 अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। मैक्स मूलर जो अंग्रेज़ था वो कहता था कि आर्य मध्य एशिया से आए, मध्य यानी कि सेंट्रल, बीच, एशिया के बीचों बीच से आए थे। एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसके बीचों बीच से आए थे। अब उसके अलावा आर्यों में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका ये मानना था कि ये तिब्बत से आए थे। कि तिब्बत जो है ना, हिमालय के उस तरफ है, तिब्बत जो का धरती पे सबसे ऊंचा देश माना जाता है, तिब्बत से आए थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो उन्होंने ये माना कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन इन तीनों विचारों में सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य है, जिसको सबसे ज़्यादा वरीयता मिली, जिसको सबसे ज़्यादा माना गया, वो मैक्स मूलर का विचार माना गया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ये हो गया कि वहाँ से आए।
और आने के बाद इन्होंने लोगों को अपना संस्कृत का कल्चर, वेदों का कल्चर ये यहाँ पे चालू किया और इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि वेद कौन से 4 वेद। तो ऋग्वेद मैंने बता दिया। अब आता है यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जैसे यज्ञ है, यज्ञ को कभी कभी यज्ञ भी कहते हैं, यज्ञ को यज्ञ भी कहते हैं। तो यज्ञ से मतलब ही यज्ञ हो गया। ऋग्वेद में स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं श्लोक के लिए। श्लोक जो है प्रार्थना के लिए हैं, कैसे प्रार्थना की जाए उनका तरीका बताया गया है। जैसे गायत्री मंत्र है, वो भी एक तरह की प्रार्थना ही है। तो यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना कैसे करें, पूजा कैसे करें। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ के नाम से क्लियर है कि यज्ञ कैसे किया जाए, उसका क्या विधि विधान है, उसके क्या तरीके हैं, इसको यजुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और ठीक है, यजुर्वेद में इतना ही है और यज्ञ के नियम ही हैं। अब उसके बाद तीसरा जो है वो सामवेद है। साम का मतलब होता है संगीत, तो वो वेद जो संगीत की शिक्षा देता हो उसको सामवेद कहते हैं। सामवेद में संगीत की शिक्षा है और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। चौथा जो है अथर्ववेद। ऋग्वेद प्रार्थना करने के लिए श्लोक हैं उसमें, यजुर्वेद यज्ञ करने के तरीके हैं, सामवेद संगीत की परंपरा वहाँ से शुरू हुई, संगीत का वेद है, संगीत का ज्ञान देता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मेनली जो था वो वशीकरण मंत्र, चिकित्सा, जादू टोना, ये सारी चीज़ें हैं अथर्ववेद में। तो ये हो गए 4 वेद आपके। अब वेदों इसके अलावा भी और चीज़ें, जैसे रामायण है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ये चीज़ें बच्चों को पता है रामायण किसने लिखी। महाभारत महर्षि व्यास ने लिखी। पर इम्पॉर्टेंट जो है, जब छोटे लेवल का जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो ये पूछते हैं महाभारत किसने लिखी, तो महर्षि व्यास ने लिखी। लेकिन अगर थोड़ा और हायर लेवल का, टफ लेवल का पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, महाभारत का एक और नाम क्या है। वो है जय संहिता, महाभारत का दूसरा नाम। तो अब वेदों पे आते हैं। तो वेद जो हैं 4 वेद संस्कृत में हैं और काफ़ी ज्ञान है उनमें, काफ़ी टफ हैं। तो उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग, वेदों के अंग, तो जिससे कि उन वेदों को और अच्छे से समझ सको। तो वो कितने हैं? 6 वेदांग हैं। नंबर याद रखना, वेद हैं 4, तो वेद को समझने के लिए वेदांग बनाएंगे, वेदांग हैं 6। उसके अलावा हमारे भारत में 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं। 18 के 18 पुराण कोई नहीं याद करता, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सही से बोलूँ तो मत्स्य पुराण, लेकिन ता आधा होता है, तो मत्स्य पुराण। मछली को कहते हैं मत्स्य पुराण, मत्स्य। तो मत्स्य पुराण जो है वो सिग्निफिकेंट पुराण है। क्यों? क्योंकि मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं। तो अभी तक इस मत्स्य पुराण की जो बातें हैं कि विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं, उनको ना काल्पनिक कहते रहे कि ये तो सिर्फ धर्म की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन अब जब साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं और पता चल रहा है कि इंसान बने कैसे, जो रिसर्चेज सामने आई हैं इतना अरबों खरबों रुपए खर्च करके, वो वही आई हैं कि जो इंसान आज है उसका ओरिजिन कहाँ से है। जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहले जीवन समुद्र में ही था, धरती भी कुछ था ही नहीं, धरती लावा जैसी थी, ज्वालामुखी फटते रहते थे। ज्वालामुखी फटने के बाद जब समुद्र में जीवन शुरू हुआ तो मछली से शुरू हुआ जीवन, बाकी तो सूक्ष्म जीव थे। लेकिन जब जीवन शुरू हुआ जो आँखों से देखा जा सके, वो मछली से शुरू हुआ। फिर वही आगे चल के बाद में डायनासोर्स, जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए तो चूहे वाले बच गए थे जब मिट्टी के नीचे,
और फिर वही आगे चल के होमोसेपियंस। तो इतने सालों बाद जो साइंस पता लगा पाई कि मछली से हुआ, वो चीज़ मत्स्य पुराण में पहले से दी है। मत्स्य पुराण में उसी में 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु भगवान के। तो वो एक तरह का इवोल्यूशन ही है कि इंसान कैसे बने। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण में क्या है। विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं। पुराण कितने? 18। ठीक है। फिर उसके बाद वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। फिर उपनिषद, हमारे साहित्य में उपनिषद भी हैं। उपनिषद का मतलब है उपनिषद, पास बैठ के सीखना, गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान लिया जाता था उसको उपनिषद बोला गया। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि समीप बैठ के, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना। तो 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख होता है, वो है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद को जोड़ेंगे मुंडकोपनिषद। क्यों इसका इतना नाम लिया जाता है, क्यों इतना ये उल्लेख किया जाता है? क्योंकि मुंडकोपनिषद से एक लाइन ली गई है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो हमारा राज चिन्ह है, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी के जो साइन है, उसमें एक ये नेशनल एम्बेलम है, सत्यमेव जयते। आपने सुना होगा, जगह जगह लिखा होगा। जो हमारे 3 शेरों का जो बनता है निशान भारत का, तो उसमें नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, तो इसको एक साथ जोड़ के बोलेंगे मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद क्या है? एक उपनिषद है। कोई ये पूछ सकता है टोटल उपनिषद होते कितने हैं? 108 उपनिषद होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको महाभारत का दूसरा नाम बता दिया, जय संहिता। तो अब ये वैदिक टाइम की और क्या क्या चीज़ें हैं। भाषा थी संस्कृत। लोग किस तरह से रहते थे, सामाजिक जीवन। जब भी किसी सभ्यता को जानते हैं तो हम उनके सामाजिक जीवन को जानना जरूरी है। तो सामाजिक जीवन में आपको तब तक ये लोग इतने सभ्यता थोड़ी, क्योंकि उससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी, लोग ज्ञानवान हो चुके थे वैदिक टाइम तक। तो परिवार थे, परिवार को कुल कहते थे, परिवार को कुल कहते थे। और कई सारे परिवार और कुल जब इकट्ठे, बड़े परिवारों को कुल कहते थे, एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं, बड़े परिवार यानी कि कुल। जब कई सारे कुल कहीं बस जाते थे तो उनको ग्राम कहते थे, जैसा कि आज भी है। आज भी गांव में हमारे खानदान होते हैं बड़े बड़े, और इतने सारे खानदान इकट्ठे हैं तो उसको एक गांव कहते हैं। ठीक है, ये तो आज भी है। तो कुल होते थे, कुल के बाद ग्राम होते थे। तो कई ग्राम को अगर मिला दो तो जैसे आजकल शहर और ज़िला होता है, एक ज़िले में कई गांव होते हैं, ठीक उसी तरह कई सारे ग्राम मिला के होता था विश। ठीक है। सबसे पहले क्या इकाई शुरू होती है? परिवार। जब कई लोग साथ रहते हैं तो उनको कहते हैं परिवार। कई परिवार एक जगह रहते हैं तो कहते हैं ग्राम। कई सारे ग्राम अगर देखे जाए, मिला लिए जाए, उनका ग्रुप बना लिया जाए तो वो हो गया विश। और कई सारे विश अगर मिला दिया जाए तो वो हो जाता था जन। ये वैदिक सभ्यता के टाइम पे नाम दिए गए थे। जैसे आज उत्तर प्रदेश जो है, क्या है? उत्तर प्रदेश 80 जिलों का समूह है। तो ऐसे ही फरुखाबाद में इतने सारे गांव हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे कुल, ग्राम, फिर ग्राम से ऊपर विश से ऊपर जन, और फिर राष्ट्र था। जहाँ तक उनकी सभ्यता फैली थी उसको वो एक राष्ट्र कहते थे, जैसे भारत राष्ट्र है। ठीक। तो ये उनकी ग्रुपों का नाम था, ये ग्रुपों के नाम थे। यही जो जन हैं, वैदिक सभ्यता के टाइम पे जो जन थे, यही आगे चल के जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत से पहले ये 16 जनपद हो गए थे इंडिया, पूरे भारत में। जनपदों, महाजनपदों में विभाजित हैं, उनको भी पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जन एक यूनिट थी। अच्छा, आर्थिक रूप से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाय और घोड़ा। ये लोग गाय पालते थे और घोड़ा पालते थे। गाय को ये लोग पूजते थे और उसको ये माना जाता था ये कि धन है। कहीं किसी को कोई कितना अमीर है ये नापने के लिए देखते थे कि उसके पास कितनी गायें हैं। किसी गाय देख के ही उसकी अमीरी नापी जाती थी।
और घोड़ा गाय को ये लोग पूजते थे, और उसकी जो हत्या थी, गाय की जो हत्या थी उसको निषेध थी, कर नहीं सकते थे गाय की हत्या। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। और घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। इसके अलावा ऋग्वेद के टाइम पे क्या क्या शिल्पकार थे, क्या क्या काम होते थे, उनको सुनो। बढ़ईगिरी होना चालू हो गई थी। बढ़ई का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और आर्य रथों का इस्तेमाल करते थे। आर्य लोगों ने रथ चलाने सीख लिए थे, उन रथों का रथ इस्तेमाल करते थे। तो बढ़ई, रथकार यानी कि रथ बनाने वाला रथकार, बुनकर कपड़ा बुनने वाला बुनकर, चर्मकार चमड़े की चीज़ें बनाने वाला चर्मकार, कुम्हार बर्तन बनाने वाला कुम्हार। इन शिल्पियों का उल्लेख, इन सब काम करने वालों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक और चीज़ है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो सत्ता थी मात्र सत्तात्मक थी, कुल देवी को मानते थे। लेकिन इस टाइम पे जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृ सत्तात्मक हो गई थी। पिता या आदमी को ज़्यादा बड़ा माना जाता था वैदिक टाइम पे। राजनीतिक कबीले का प्रधान राजन, जब ये छोटे छोटे ग्रुप में बट गए तो उनके प्रधान को, जैसे आजकल भी गांव में प्रधान चुनते हैं, तो उनके भी ग्रुप्स के प्रधान को राजन कहते थे। वो राजन उनका हेड होता था। और उस राजन पे भी, जैसे आज प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर भी गृह मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायालय नज़र रखता है कि सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो न्यायालय कंट्रोल कम से कम नज़र रखता है। तो ऐसे उस टाइम राजा पे नज़र रखने के लिए, राजा की शक्तियों पे कंट्रोल रखने के लिए सभा होती थी, समिति होती थी और विदत होते थे। ये संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत। ये राजा की, जैसे अब कोई राजा बना दिया, उसके पास सारी पावर दे, तो वो तो जो चाहेगा सो करेगा, कुछ भी करेगा, निरंकुश हो जाएगा। लेकिन उस पर कंट्रोल रखने के लिए सभा, समिति और विदत, ये संस्थाएं बनाई गई थी। धार्मिक व्यवस्था सुन लीजिए। और एक दो इसमें दो चार चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये हैं कि वैदिक काल पे देवता कौन कौन से थे, किन किन देवताओं को मानते थे, और आजकल जो नदियों के नाम हैं उनके पुराने नाम क्या हैं। वैदिक काल से यही सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। ऋग्वेद से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और देवता कौन कौन से मानते थे ये लोग, वो ज़्यादा आता है। और आज की जो नदियाँ हैं, जैसे कि हम सतलुज नदी कहते हैं, सरस्वती नदी, इनके पुराने नाम क्या थे, ये ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस में। तो पहले आप देवताओं का बता देती हूँ, कुछ और बचा तो नहीं है जो रह गया हो। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है। वो ये है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, यानी कि कांसा बनाते थे वो लोग, ठीक है। तांबा आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा की थाली होती है गोल्डन कलर की, ब्राउन गोल्डन, वो तांबे की होती है। तांबे का लोटा कई सारे घरों में मिलता है, और तांबे के सिक्के लोग गंगा जी में डालते हैं। तो तांबा और टिन को मिला के वो लोग कांसा बना लेते थे हड़प्पा सभ्यता वाले। लेकिन वैदिक काल में इन्होंने एक नई धातु का खोज किया, लोहे की खोज। और ये क्वेश्चन बनता है कि लोहे की खोज किस सभ्यता ने, किन लोगों ने की। आर्यों ने की थी लोहे की खोज, और उसको नाम दिया था श्याम अयस। श्याम उसका रंग था लोहे का, भद्दे रंग की वजह से श्याम अयस। तो लोहे की खोज आर्यों ने की थी, ठीक है। और लोहे का इस्तेमाल करते थे ये लोग, और लोहे के औजार मिले उस टाइम के, तो ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसी टाइम पे क्योंकि वेदों की रचना हो गई थी, वेदों के साथ साथ जैसे वेदों को समझने के लिए मैंने बताया था कि वेदांग इन्होंने लिखे गए थे 6, वैसे ही दर्शन लिखे गए थे। सामाजिक जीवन को किस तरह से चलाएं, क्योंकि राजन भी बनने शुरू हो गए थे, सभा बननी शुरू हो गई थी, कबीले इकट्ठे हो गए थे, तो एक शासन प्रणाली चालू हो गई थी। तो जब भी किसी को शासन चलाना है तो राजा के पास कहाँ से आएगा पैसे, और सारी चीज़ें जनता को देनी कहाँ से आएंगी। तो उसके लिए जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे ही ग्रुप बनते हैं, जैसे ही शासन स्टार्ट होता है,
वैसे ही कर यानी कि इनकम टैक्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज राजा कहाँ से पैसे लाएगा। राजा से लोग उम्मीद लगाते हैं कि आप रोड्स बनवाओ, पानी पुराने ज़माने में था कुएं खुदवाओ, नहरें बनवाओ। नहरें तो खैर बहुत बाद में बनी, उस टाइम के साक्ष्य नहीं हैं आर्यों के टाइम के, उस टाइम नदियों के साक्ष्य हैं। तो उसी टाइम पे अगर जनता है तो जनता को न्याय चाहिए, है ना। और अगर इनकम आ रही है, टैक्स ले रहे हैं, तो उस पैसे का हिसाब किताब रहना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक जो व्यक्तिगत ज़िंदगी, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उनको चिकित्सा भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बुक्स लिखी हैं जिनको दर्शन बोला गया, जिनको दर्शन बोला गया। तो वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और दर्शन। तो दर्शन सुन लीजिए, 6 दर्शन है, इम्पॉर्टेंट हैं। और दर्शनों के नाम बताऊंगी और उनके लेखक के नाम बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य यानी कि नंबर से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड दर्शन। तो वो लिखा था कपिल। ये सारे ऋषि हैं जिन्होंने भी ये दर्शन लिखे हैं, वो सारे के सारे ऋषि हैं, आप ये ध्यान रखना, ये सारे ऋषि हैं। तो कपिल ऋषि ने लिखा सांख्य दर्शन, गौतम ऋषि ने लिखा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन लिखा गौतम ऋषि ने। योग दर्शन लिखा पतंजलि ऋषि ने। ये तो ज़्यादातर को लोगों को पता होगा। तो योग दर्शन लिखा पतंजलि ऋषि ने। वैशेषिक दर्शन लिखा कणाद ऋषि ने। कणाद ऋषि को भारत के परमाणुवाद का भी जनक माना जाता है। परमाणुवाद, ध्यान रखो। मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि जिन अंग्रेज़ों ने हमें ये कह के नीचा दिखाया कि तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं था, हमने आके सब कुछ बताया, अंग्रेज़ों ने। तो ये बात है आज से, ये 3,500 साल पुराने जब ये दर्शन लिखे गए, तब परमाणु की बात बताई थी ऋषि कणाद ने। परमाणु जो आज क्लास 9th में हम साइंस में पढ़ते हैं और जिसका क्रेडिट अंग्रेज़ लेते हैं, जी नहीं, उस टाइम पे परमाणुवाद का दर्शन दे दिया था ऋषि कणाद ने, आज से 3,500 साल पहले। जबकि अंग्रेज जानवरों की तरह, बंदरों की तरह तब ये पत्तों से खुद को ढकते थे उस टाइम। और फिर 5वां है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा ये लिखा है वादरायण ने। वादरायण। फिर है पूर्वी मीमांसा, जैमिनी ने, जैमिनी ऋषि ने लिखा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा, न्याय दर्शन पतंजलि ने लिखा, न्याय दर्शन गौतम ने लिखा, पतंजलि ने योग दर्शन, जो योग सिखाते हैं, आजकल योगा बहुत चल रहा है, वो पतंजलि ने लिखा था। और पूर्व मीमांसा लिखी जैमिनी ऋषि ने। तो ये टोटल 6 है। मैं एक बार नाम दोबारा बता देती हूँ। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। अब एक और चीज़ है कि जैसे इसमें नदियों के जो नाम हैं आज की डेट में, तो ऋग्वेद में उन नदियों को किसी